चलिए शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी के मुद्दे से जुड़ी खबरों के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई कल यानी कि 27 जुलाई को होगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा मंदिर तोड़ने का दावा झूठा है। जब हिंदू पक्ष ने कहा औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा समतल जमीन पर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष ने कहा दीवार पर हिंदू चिन्ह है, इसलिए ज्ञानवापी में मंदिर है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कारीगर हिंदू थे, इसलिए हिंदू चिन्ह है। यानी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अब सर्वे ही समाधान का आखिरी रास्ता है और इस पर कल फैसला आने वाला है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। सर्वे के समाधान की लड़ाई में इंतजार बस एक और दिन का है, जब 353 साल का वो अध्याय क्लोज हो जाएगा जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का दावा किया जा रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट से पहले सर्वे जारी रखने का फैसला और इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष का पीछे हट जाना दर्शाता है उस डर को जो अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद से मुस्लिम पक्ष के दिलो दिमाग में घर कर गई है। काशी की चौखट पर 2 दिन पहले जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची थी, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में सर्वे पर तत्काल रोक के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर हाईकोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया। लेकिन इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने एक और दिन का वक्त मांग लिया, जो अब कल पूरा होने वाला है। एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुंचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है। कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेगा। और आज जजमेंट निश्चित तौर पे आज आता, लेकिन जो मस्जिद कमेटी की तरफ से एक आर्ग्यू किया गया कि हमें मौका दिया जाए कि हम इनके एफिडेविट को एग्जामिन कर पाएं, तो ये टाइम ले रहे थे। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सूट मस्ट बी डिसाइडेड। तो कल 3:30 बजे बेंच फिर से असेंबल होगी और कल इस पर जो भी होगा कंक्लूजन हो जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का कोर्ट से आदेश आया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हो गई और जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एक और दलील के साथ मुस्लिम पक्ष ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक के लिए इस मामले को फिलहाल टाल दिया हो और जो एएसआई के सर्वे की थी वो रोक कल 3:30 बजे तक लगातार रहेगी। लेकिन काशीवासी पूरी तरह से जोश में और हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर। वो कह रहे हैं हम इंतजार किया है और आगे भी कर लेंगे, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम, किस तरीके से मानती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक के लिए फिलहाल रोक बढ़ा दी है? जहाँ प्रभु की इच्छा होगी वहाँ सभी काम सक्सेस ही होगा, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको क्या लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक रोक बढ़ाई है? जो होगा अच्छा ही होगा, सुनवाई है। पहले एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट से आदेश और फिर उसी आदेश पर तत्काल रोक के बाद हिंदू पक्ष अब उस इंतजार में है जब आज की रात ढलेगी और कल की सुबह उम्मीदों का किरण लिए सर्वे पर संग्राम को रोकेगी। क्योंकि आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने 1 दिन का वक्त दिया। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी, यानी कल की सुबह एक बार फिर हिंदू पक्ष के लिए उम्मीदों की किरण लेकर आएगी। क्योंकि जब तक सर्वे पर रोक रहेगी तब तक मंदिर या मस्जिद की तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। और अब बात मणिपुर की, जहां मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने
सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। और इस बार कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बावजूद इसके जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आखिर विपक्ष की प्लानिंग क्या है? आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि किस प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वहीं नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वीपी सिंह के खिलाफ भी 1 बार प्रस्ताव आया था। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी 1 बार और मनमोहन सिंह के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले ही 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया होती कैसे है। तो आपको बता दें कि नोटिस के समर्थन में 50 सांसद होने चाहिए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस होती है। विपक्ष के आरोप पर सरकार जवाब देगी और बहस के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। चलिए इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं विस्तार से। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। जिस मुद्दे पर पीएम मोदी ने देश को दिशा दिखाई, जिस मुद्दे पर पूरा देश शर्मसार हो गया, उस घटना पर तत्काल एक्शन भी हुआ। वहीं शर्मनाक कांड पर भी विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आया। यहां तक कि सिर्फ सियासी जिद में विपक्ष ने अब सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जबकि सरकार दोनों सदनों में चर्चा के लिए सत्र के पहले दिन से ही तैयार है। अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा कि मणिपुर पर सरकार चर्चा को तैयार है। मणिपुर मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं और 6 दिनों से सदन की कार्यवाही को स्थगित होने को मजबूर करने वाले विपक्षी नेता संसद में संख्या बल कम होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। I am astonished to hear a member of this house call other members of this house धोखेबाज। रवि जी, आज विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है मोदी सरकार के खिलाफ। उनको पता चल गया कि मोदी जी जीत रहे हैं 24 में। तो ये सब ड्रामे हैं, इनकी छटपटाहट है, ये अपना बाल नोच रहे हैं और इनको पता चल गया कि मोदी जी को अगले 20 साल या भाजपा को आने वाले 20 साल तक हम लोग हरा नहीं सकते। ये विपक्ष में रहने की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको और अच्छी रिहर्सल करनी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। और अब कांग्रेस बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जबकि संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने काफी कमजोर है। दरअसल एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं। वहीं विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद हैं। संख्या बल के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है। बावजूद विपक्ष खुद पर सरकार को हावी होने का कोई मौका विपक्ष नहीं देना चाहता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है। आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है, यही लोग नहीं चाह रहे हैं ना। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह कि आप उसको नियम में बांधना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ यही ही खिलौना चाहिए, उसका कोई दूसरा रंग मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा, तो नहीं चलता ना ऐसे। आप लोग सांसद हैं, सारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सत्ता का अनुभव रखे हुए लोग हैं। कॉन्फिडेंस की बात करें, वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था,
उनको 2014 से कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 2018 में भी लाए थे। ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं भाई। नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो। आपको मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पूरा होने के समय यानी कि 2019 में पीएम मोदी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि विपक्ष 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आज वो बात सच साबित हो गई। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। यानी जिस अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 5 साल पहले ही कर दी थी, उसे सदन में लाकर विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है। बावजूद इसके सरकार मणिपुर के मुद्दे पर मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। संसद भवन में कल क्या होगा, अब आपको ये भी बता देते हैं। कल काले रंग के कपड़े पहनेंगे विपक्ष के सांसद और विरोध करेंगे। नो कॉन्फिडेंस पर लोकसभा अध्यक्ष नेताओं से बात करेंगे। 10 बजे विपक्षी पार्टी के नेताओं की भी बैठक होगी। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। कांग्रेस ने भी सांसद के लिए व्हिप जारी कर दिया है। तो विजय रथ पर सवार बीजेपी अपने विस्तार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब उसकी नजर विपक्ष के वोटों की बची पूंजी साधने पर है, जिससे 2024 में भी अजय रहा जा सके। लोकसभा में बहुमत के लिए बीजेपी इस बार मिशन अल्पसंख्यक शुरू करने जा रही है। दरअसल यूपी के मुस्लिमों में 85% पसमानदा समाज से आते हैं, जिनमें से पसमानदा के 4.5 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है, जो अब बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि 2022 में 8% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था। साथ ही रामपुर में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। बावजूद इसके रामपुर में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीती। साथ ही स्वार में बीजेपी के सहयोगी की जीत हुई। और उसी उपचुनाव के प्रयोग को अब विस्तार दिया जा रहा है। आपको विस्तार से बताते हैं कैसे 2024 से पहले अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी है बीजेपी। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। विजय रथ पर सवार बीजेपी के पास 39 दल हैं, चुनावी बल है, मोदी जैसा चेहरा है, शाह जैसे चाणक्य हैं और योगी जैसे योग्य नेता, जिसके सहारे 24 के चुनावी मैदान में उस रिकॉर्ड को तोड़ने की प्लानिंग है जिसे खुद बीजेपी ने बनाया। बावजूद इसके बीजेपी अपने विस्तार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। अब उसकी नजर विपक्ष के वोटों की बची पूंजी साधने पर है, जिससे 2024 में भी अजय रहा जा सके। लोकसभा में बहुमत के लिए बीजेपी इस बार मिशन अल्पसंख्यक शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत पसमानदा मुस्लिमों को साधने से हो रही है। बीजेपी कल यानी कि 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दिल्ली से पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे, जो 1 अगस्त को गाजियाबाद से यूपी में दाखिल होगी। मिशन अल्पसंख्यक, दरअसल बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश के 25 अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीटों पर है और इसके लिए बीजेपी दिल्ली से यूपी तक पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत कर रही है।
बीजेपी विपक्ष के बचे खुचे वोट बैंक को भी अपने पाले में करना चाहती है और इसकी शुरुआत वो पसमानदा वोट बैंक से कर रही है। बीजेपी की नजर 2024 की जीत को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए है और इसके लिए बीजेपी पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत कर रही है। दिल्ली से शुरू होकर पसमानदा स्नेह यात्रा 1 अगस्त को दिल्ली से गाजियाबाद में दाखिल होगी। 2 अगस्त को बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में होगी। सहारनपुर, रामपुर, बरेली होते हुए 6 अगस्त को लखनऊ पहुंचेगी और 7 अगस्त को बाराबंकी होते हुए पूर्वांचल की ओर बढ़ेगी। 19 अगस्त को कुशीनगर से यात्रा बिहार की ओर चली जाएगी। इस दौरान जगह जगह मुस्लिमों को साधने के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा और पसमानदा समाज के साथ ही बोहरा समुदाय को भी साधा जा सकेगा। दरअसल पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों के जिस वंचित वर्ग को अपना बनाने की बात कही थी, यूपी बीजेपी ने उन पसमानदा मुस्लिमों से रिश्ता बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है। अब मुस्लिमों में पहला फोकस पसमानदा पर है। भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा निकाल रही है जो उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों को छूती हुई और लाखों पसमानदा समाज के लोगों को, भाइयों के साथ संवाद करती हुई, उनके मुद्दों को लेती हुई उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। स्नेह यात्रा का रथ उन मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पसमानदा मुस्लिम ज्यादा हैं। ये यात्रा दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए हरियाणा के मेवात तक जाएगी और 15 अक्टूबर को मेवात में बड़ा पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन होगा। अल्पसंख्यकों को साधना, योजनाओं का फायदा पहुंचाना, विपक्ष के भ्रम को दूर करना, MY समीकरण को तोड़ना, यानी बीजेपी पसमानदा दांव से विपक्ष को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है, जिसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जहां मुस्लिम मतदाता जीत हार के लिए अहम योगदान निभाते हैं, वहां अब पसमानदा स्नेह यात्रा पहुंचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में। और इसी बीच पीएम मोदी ने आज देश को बड़ा गिफ्ट दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन सेंटर को देश को सौंप दिया। पीएम मोदी ने ड्रोन के जरिए इस भारत मंडपम का उद्घाटन किया। मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए एक और ऐलान किया, साथ ही गारंटी दिया कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की 3 बड़े इकोनॉमी वाले देशों में शामिल होगा। तो आइए देखते हैं कैसा है नए भारत का ITPO कन्वेंशन सेंटर। सुबह पारंपरिक तरीके से हवन पूजन, और श्रमिकों का सम्मान। और फिर शाम को दिव्य और भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नए भारत को बड़ा गिफ्ट दे दिया। जल्द ही दिल्ली में, और ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी, दुनिया के लिए भी खुशखबरी होगी, जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा, और जब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत भी बनने जा रहा है। यह है दिल्ली के प्रगति मैदान में बना इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन सेंटर, जो दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शुमार है। इसकी भव्यता ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस भी पीछे छूट गया। अगर देश को मिले सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो 2254 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये कॉम्प्लेक्स सेंटर। 123 एकड़ में फैला है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सेंटर में 7000 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस सेंटर में करीब 6000 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है।
इसके साथ ही इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बड़े हॉल भी हैं। इस दौरान पीएम ने देश को गारंटी दी कि तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शुमार होगा। मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। 9 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक इसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी नेता और मंत्री समेत G20 देशों के कुछ प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल लाख टके की बात में इतना ही। एक ब्रेक के बाद में न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।